नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक पहुंचा पाए। तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को देखना है ना, तो आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। एंड हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइज, आपको जिस भी टॉपिक को, यूनिट को या फिर पेपर को देखना, प्लेलिस्ट के थ्रू इजीली देख सकते हैं। तो आइए, और एक वन मोर थिंग कि अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, तो गाइस प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इस क्लास की नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए, आप भी जुड़िए हमारे साथ और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपका 1, 2, 3 है ना, इस पेपर यानी कि पेपर थर्ड का आपका 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और ये आपकी लास्ट यूनिट चल रही है। गाइज प्लीज, आप रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत, इसको छोड़ करके बल्कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे प्लीज फोकस करिए, क्योंकि यू गाइस हैव नो एनफ टाइम ना फॉर योर प्रिपरेशन। तो आपको फोकस करना है। ठीक, तो आज का हमारा जो लेक्चर है कि यही बुद्धि का आकलन या फिर मूल्यांकन, कि हम जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं ना, लाइक वो हमारा मूल्यांकन होता है, वो हमारा असेसमेंट होता है। हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, है ना, हम या फिर कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, है ना, तो वो उसका हमें असेसमेंट हमारा होता है, उसका आकलन, मूल्यांकन किया जाता है ना। तो बिल्कुल बुद्धि का आकलन, यही हमारा आज का टॉपिक है। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट क्या है गाइस, की 2026-28 सेशन का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आउट हो चुका है, उसकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। विदाउट लेट फी आपकी जो एग्जाम की डेट है ना, एंट्रेंस एग्जाम की, वो 5 अप्रैल तक है। तो आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है एंड आपको हमारे साथ जुड़ के अपनी 2 साल की बीएड की जर्नी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब आप लोग चैनल पर देख रहे होंगे ना, यूट्यूब पे हमारे, मतलब इसी चैनल पे आपको एंट्रेंस एग्जाम की भी क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें जीके जीएस करवाया जा रहा है। अब कुछ ही दिनों में, लाइक 1-2 दिन में आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से लेकर के लास्ट आपकी डिग्री तक हम आपके साथ हैं। मीन्स आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, आपके क्लास की प्रिपरेशन, आपको एग्जाम दिलवाने की, आपको एग्जाम टाइम में रुकने की सारी, मतलब एक बार अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए बेहतरीन, क्या कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जुड़ना है हमारे साथ। तो इसके लिए आपको हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को। एंड हमारे बहुत सारे लर्नर्स हमसे जुड़े हैं और एक हेल्दी कन्वर्सेशन उनका होता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप भी जुड़े, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, आपको ये इस प्लेटफॉर्म को भी क्या करना है, इस पे जुड़ के रहना है। साथ ही साथ इफ़ यू गाइज वांट टू मीट टू मी ना, तो ये हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दे करके रखा है गाइज। प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और हमसे मिल सकते हैं। तो हमारे जो ऑफिस का एड्रेस है, ये जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। प्लीज़ विजिट करें और हमसे मिले। बाय द वे, इफ़ यू गाइज हैव नो टाइम, तो आप प्लीज़ हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे करके रखा है। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, 9919599066। एक और नंबर हमने, बाय द वे एक नहीं लगता है तो दूसरे पे प्लीज़ ट्राई करिएगा, 8090656656। तो हमने आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमने सब कुछ आपको दे करके रखा है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी शायद ही आपको कोई दे। तो हमारे साथ जुड़ना है और अपनी बीएड की जर्नी हम लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, मतलब जर्नी को अपने कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इसकी मीनिंग देखते हैं, मतलब जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो आकलन कर रहे हैं, तो इसका मीन्स मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि बुद्धि के आकलन का जो अर्थ है, जो इसकी लाइक मीनिंग है, वो क्या है, देखते हैं। तो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज द साइंटिफिक मेजरमेंट। अब आप यहाँ से पकड़ पा रहे होंगे कि ये एक
साइंटिफिक मेजरमेंट होता है, मतलब ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, एक वैज्ञानिक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है। वैज्ञानिक प्रोसेस इन द सेंस, मतलब साइंटिफिक प्रोसेस मीन्स कि हम स्टेप बाय स्टेप, है ना, और वन बाय वन हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल का, मीन्स एक व्यक्ति के बुद्धि का, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है ना, जो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी होती है उसको, सच एज रीजनिंग, जैसे कि उसका तर्क करने की क्षमता, मेमोरी मतलब स्मरण करना, रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स वह समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ लर्निंग स्पीड, कि वह कितनी गति के साथ, कितनी तेजी के साथ सीख सकता है, वो चाहे आपकी एकेडमिक्स हो या फिर कोई स्किल हो या फिर अन्य कोई लाइक बिजनेस वगैरह में, वह चीज़ों को सीखता कितनी जल्दी से है। एंड एडॉप्टेबिलिटी, वही कि वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है ना। जैसे अगर अभी हम यूपी में हैं, अगर एमपी में जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो वहाँ का इन्वायरमेंट हमें उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम बिहार जाते हैं तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की जो बोलचाल भाषा है, या फिर हम महाराष्ट्र जाते हैं या फिर हम केरला जाते हैं, तो बिल्कुल वो एडॉप्टेबिलिटी कि हम इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं, कैसे उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो हमारी मेंटल कैपेसिटी ना, इसका जो साइंटिफिक मेजरमेंट है, वही हमारा क्या कहलाता है, वो इंटेलिजेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। वही कि बुद्धि का आकलन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, स्मृति, समस्या समाधान, सीखने की गति आदि का क्या करता है, इन क्षमताओं को हम इनको मापते हैं। अब आप समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, कॉग्निटिव एबिलिटी, है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, आप इसको हायर मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, हायर मेंटल एबिलिटी। और साथ ही साथ इसको आप कॉग्निटिव कैपेसिटी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी लर्निंग आती है, इसमें आपकी मेमोरी आती है, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी में आपका परसेप्शन भी आता है, और इसी में और आपकी और क्या आ सकती है, मेमोरी आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, उसमें आपकी रीजनिंग। तो ये सारी जो इन सब फैक्टर हैं, या फिर इन सब जो मानसिक क्षमताएं हैं, या फिर जो कॉग्निटिव एबिलिटी, इनका जो असेसमेंट किया जाता है और जो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, वही आपका असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, कि बुद्धि परीक्षण का जो ऐतिहासिक विकास है, और हम इसको प्रॉपर वे में, इन द सेंस कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसलिए करवा रहे हैं, है ना। तो फिर देखते हैं। सबसे पहला अल्फ्रेड बिनेट एंड सिमोन, 1905 में अल्फ्रेड बिने का जो आया था, और थियोडोर सिमोन का। तो इसमें हुआ क्या था कि ये फ्रांस के थे। जब फ्रांस की गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ के बच्चे, जो गिफ्टेड बच्चे थे, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे, चाइल्ड थे, उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इनको बोला था। तो इन्होंने उस पर एक, कह सकते हैं ना कि फर्स्ट टाइम एक जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हुआ था, यानी कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट का निर्माण हुआ था, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको अगर हिंदी में बोले तो प्रक्षेपी टेस्ट, मतलब परीक्षण, वो कौन किया था, वो अल्फ्रेड बिने ने किया था फ्रांस गवर्नमेंट के अंडर में। तो वही कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को कैसे उनको ट्रीट किया जा सके, उनको भी एक एवरेज स्टूडेंट के साथ बैठाया जा सके, है ना। तो ये गए थे स्कूल में, कॉलेज में, वहां पर बहुत सारे बच्चों का सर्वे करा था। मतलब ये कहानी है फिलहाल, मतलब उनके ये टेस्ट को डेवलप होने के लिए। तो फिर उसके आधार पर ये टेस्ट बनाया गया था। तो कब ये पब्लिश हुआ था, 1905 में, मीन्स 1905 में। और टेस्ट, इसका जो नाम है बिनेट सिमोन स्केल, या बिनेट सिमोन टेस्ट भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट, डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इन्होंने जो प्रैक्टिकल लिखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तो है, बट एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट इन फ्रांस
टू आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स। हमने बोला था ना गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब दो मीनिंग होता है। एक तो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 150 प्लस होता है, और एक वो बच्चे होते हैं जिनका लाइक बिलो 70 या फिर बिलो 40-20 इतना होता है। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। एक तो ये होते हैं और ये तो बिल्कुल ये जो फ्रांस गवर्नमेंट ने ध्यान दिया था ना वो इन बच्चों के ऊपर दिया था कि क्लास में जो स्लो लर्नर्स है उनको उनका असेसमेंट करके फिर उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको ट्रीट करना है, फिर उनका ट्रीटमेंट करना है, फिर या उनको शिक्षा हमें देनी है। तो इस वजह से इस टेस्ट का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, फिर इसमें आगे अगर हिंदी में अगर बात करते हैं तो 1905 में फ्रांस में पहला व्यावहारिक या फिर कह सकते हैं ना प्रेक्षणीय या फिर प्रक्षेपी बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया ताकि कमजोर विद्यार्थियों की पहचान हो सके और उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी सुविधाजनक उनकी कक्षा का वातावरण निर्माण किया जा सके। अब इसमें कंट्रीब्यूशन लाइक इंट्रोड्यूस मेंटल एज, यहाँ पर मेंटल एज का यूज किया गया था MA/CA है ना। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड जजमेंट, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये मतलब अंडरस्टैंड को समझा गया, उनको जज किया गया, रीजनिंग के तौर पर उनको समझा गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ 10 years old child परफॉर्म लाइक एन एवरेज 12 years old, तो मेंटल एज यहाँ पर बच्चे की क्या होगी, वो 12 वर्ष होगी। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक आपने सुना होगा फार्मूला MA/CA × 100, तो इसको कौन दिया था, इसको मैं लिख के बताती हूँ आपको, विलियम स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने। ठीक, इन्होंने दिया था, इन्होंने ये बोला था कि ये चाहे बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, ये जो सी है ना मीन्स बच्चे की क्रोनोलॉजिकल मीन्स बच्चे की जो वास्तविक आयु है, और यहाँ पर जो बच्चे की मानसिक आयु है, तो इन्होंने बोला था कि बच्चे की वास्तविक आयु कुछ भी हो सकती है, बट जो उसका इंटेलिजेंस का, जो उसकी बुद्धि का विकास होता है वो ओनली 16 वर्ष तक के लिए ही होता है। तो बेसिकली इस टेस्ट को ना 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा गया है, लेकिन मापने को तो कुछ भी माप सकते हैं। वो बच्चे जिनकी आईक्यू लेवल अच्छी नहीं होती तो फिर उनकी जो असेसमेंट की जो कैपेबिलिटी वो 16 वर्ष तक की ही मानी जाएगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि वो बच्चे की जो मानसिक आयु है, जो बच्चे की वास्तविक आयु हो, वो कुछ भी हो, लेकिन वो 16/16 × 100 ही माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की आयु 14 साल है और उसकी जो मानसिक आयु निकल के आ रही है वो 16 साल के बच्चों की आ रही है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु जो है वो कितनी आ रही है, 16 वर्ष, और उसकी जो एज है वो 18 वर्ष है ना, फिर भी हम उसको 18 वर्ष नहीं लिखते, हम उसको 16 वर्ष ही लिखेंगे × 100। ये बिने सिमोन के अकॉर्डिंग MA/CA × 100 अकॉर्डिंग जो वो फार्मूला है ना उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। ठीक, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ना किसकी, भाटिया बैटरी की, तो उसको भी लगभग इतने ही साल तक माना जाता है। फिलहाल उस पर इतनी ज़्यादा हमें चर्चा नहीं करनी है। आइए अगला हम देखते हैं लुईस टॉमन की। इन्होंने 1916 में मीन्स 1916 में इस टेस्ट को क्या किया था, बेसिकली इसको क्या किया था, इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया था, बनाया था 1916 में। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल कि जो लुईस टर्मन थे ना, ये इनके टेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके मतलब एक्सटेंड करा था, उसमें कुछ नॉवेलिटी लाया था, मीन्स कुछ क्रिएटिविटी और ला करके बिल्कुल उसी को रिवाइज करा था। यहाँ पर लिखा ना रिवाइज बिनेस टेस्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि जो उनका टेस्ट था ना वो देखिए, जो स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट ना वो यूनिडायमेंशनल मतलब यूनिफैक्टर कि उसमें आता है, बस एक ही फैक्टर को मेजर करता है कि भैया 16। भाई जब किसी की एज अगर 17 साल है, उसकी मेंटल एज 18 साल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं 16 मतलब 16/16 ही कैसे कह सकते हैं। तो बिल्कुल इसको रिवाइज करके उसमें कुछ नयापन ला करके उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया था, डेवलप करा था, इंट्रोड्यूस्ड। इन्होंने फिर आईक्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करा था। फॉर एग्जाम्पल मेंटल एज है क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। तो इस तरीके से कि MA/CA × 100 वही कुल मिला करके वही चल रहा था, क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक आयु, ये सारी चीज़ें। फिर अगला टेस्ट आता है, ये महत्वपूर्ण, जब आपको मैं बताती हूँ। हाँ, तो आप लोगों को जैसे डेट पता होगी ना, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रथम विश्व युद्ध ना, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या फिर हो रहा था, डेट आपको पता होगी, मैं आपको बताती हूँ। ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये 28 जुलाई 1914 से, और ये खत्म कब, लाइक प्रथम विश्व युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, है ना, से चलते हुए ये 11 नवंबर
1918 तक चला था, ठीक। तो लगभग ये कितना 4 साल चला था, अराउंड 4 इयर्स, है ना, 4 साल चला था। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर इस टेस्ट को डेवलप करा गया था। किसको? आर्मी इंटेलिजेंस, ये वाला, साथ ही साथ में आर्मी अल्फा टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट को डेवलप किया गया था। अब मैं एक एक को लिख के समझाती हूँ। जो आपका आर्मी इंटेलिजेंस टेस्ट है, या फिर आप इसको आर्मी अल्फा टेस्ट भी कहते हैं साइकोलॉजी में, तो डेवलप हुआ था। तो बेसिकली इस इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास ना 1917 में, मैं लिख के यहाँ ये डेट है ना, 1917 में किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया था। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम अपने, जो हमारी सेना है, जो हमारे सैनिक हैं, हम इनके इनकी इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करके एक अच्छे तरीके से एक टोली बना सकते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं की, उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस परीक्षण को डेवलप किया गया था, ठीक। और ये उनकी बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए, उनका असेसमेंट पर, उनका मूल्यांकन करने के लिए इसको डेवलप करा गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, ये भी आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक्चुअली में डेवलप करा गया था रॉबर्ट याक्स, YARKES। तो 1917 में रॉबर्ट याक्स के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो सेना थी, जो वहाँ की, उसकी बुद्धि का आकलन करने के लिए, उनके इंटेलिजेंस का असेसमेंट करने के लिए बेसिकली इन टेस्ट को, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, है ना। मनोवैज्ञानिकों की पूरी एक टीम बनाई गई थी और जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा DRDO का, तो वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह डेवलप किए जाते हैं। तो उसी तरीके से फिर उसमें और क्या होता है, इसका जो उद्देश्य था ना, क्या था? जो हमारा मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती किए गए जो लाखों सैनिक थे ना, उनकी मानसिक क्षमता का आकलन करना। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ना, जो इस वाले टेस्ट को किस लिए डेवलप करा गया था, मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये आपका जो पढ़े लिखे सैनिक थे, यानी कि जो लिटरेट थे, उनके लिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आर्मी बीटा टेस्ट की, वो जो इलिटरेट पर्सन थे ना, जो इलिटरेट सैनिक थे, उनके लिए डेवलप करा गया था, ठीक। मतलब जो निरक्षर या फिर गैर, जो अंग्रेज, जो जिनको अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते थे भाई। पहले के ज़माने में उनका एक क्षेत्र राज्य था, तो उनका यही था कि भाई जिनको इंग्लिश आती वही पढ़े लिखे, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ऐसा उनका, ये उनकी अपनी, क्या कर सकते हैं, उनका अपना मेंटल सेट था। तो उनके लिए डेवलप किया गया था, कुल मिलाकर के कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या था, ये इसकी परीक्षा होती थी, और लेकिन इसमें ये परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ करता था, ये नॉन वर्बल होता था, है ना। तो इस तरीके से, और ये वर्बल होता है यहाँ पर। अब वर्बल नॉन वर्बल क्या मतलब होता है? वर्बल जहाँ पर वर्ड्स का, अक्षर का, डिजिट का यूज किया जाता है। और नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है? जहाँ पर बिल्कुल, चाहे आपका अल्फाबेट्स हो, चाहे वो आपका लाइक आ से लेकर के ज्ञा तक जो आपके हिंदी में होता है ना, वो वर्णमाला, वो या फिर डिजिट, ये सारी चीज़ें नहीं यूज होती। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम कुछ ये इस तरीके से, जैसे आप लोग की रीजनिंग में आता है ना, इस तरीके से, तो हमें मैच करना होता है, कौन किससे मैच कर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। तो बिल्कुल ये आर्मी बीटा इसलिए डेवलप करा गया था, और आर्मी अल्फा पढ़े लिखे हुए बच्चों के लिए क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, ठीक। और ये स्थान कहाँ था जहाँ इस टेस्ट को डेवलप करा गया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल, मैं आपको लिख के बताती हूँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके द्वारा सेना की मदद के लिए शुरू किया गया था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक। तो इसको शॉर्ट में हम लोग APA भी लिखते हैं, ठीक। और ये कब हुई थी इसकी स्थापना, यानी कि APA की स्थापना कब हुई थी? 1892 में। और इसके जो संस्थापक थे, या इसके प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं APA के, वो कौन थे? G. स्टैनली हॉल। ये इसके क्या थे? ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और जो इसका उद्देश्य था, APA का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि साइकोलॉजी को एक विज्ञान और एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना था।
ठीक। तो यह अमेरिका में मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, उनका जो सबसे बड़ा जो पेशेवर था या संगठन था, वो ये एपीए ही बना था। और इसके आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग हजारों में है इसकी जो ब्रांचेस हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आई होगी। तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा की, ठीक। आर्मी अल्फा क्या था, ये वर्बल था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था। वहीं पर जो आर्मी बीटा था, ये नॉन वर्बल था, जो लाइक जो पढ़े लिखे नहीं थे। टू क्लासीफाई सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस लेवल, तो वही उनकी इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करना था। आई होप क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है डेविड वेशलर का। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, ठीक। तो ये कब डेवलप हुआ था, 1939 में हुआ था। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट में इसमें क्या है कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील विद इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट। ये हमने आपको उस दिन जब इंटेलिजेंस वाली क्लास करवा रहे थे उसमें भी बताया था कि इनका इस टेस्ट को डेवलप करने का पूरा था कि वो व्यक्ति, मतलब इनके अनुसार इंटेलिजेंस का जो डिफिनीशन है या फिर इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं वो, कि कोई भी व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की वो ग्लोबल एबिलिटी होती है, उसकी वैश्विक क्षमता होती है कि वह एक्ट पर्पसफुली, कि वो जो क्रिया करे, जो उसका एक्शन हो, उसके पीछे एक पर्पस होता है, उसका इंटेलिजेंस होता है। और वो रैशनली सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है, और इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील कर रहा है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। और इन्होंने डेविएशन आईक्यू का फॉर्मूला क्या किया, इंट्रोड्यूस करा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। और डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ये एक्चुअली ये भी परफॉर्मेंस, मतलब ये नॉन वर्बल टेस्ट बनाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मजबूरी में इनके यहाँ क्या हुआ, वर्बल टेस्ट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसमें आता है। परफॉर्मेंस क्या होता है, जहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट होता है, जैसे पिक्चर वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा टीएटी का, मैं आपको लिख के बताती हूँ। टीएटी हो गया, है ना। और उसके बाद आपका सीएटी, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट हो गया। और आपका जैसे मैं आपको रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना। तो ये सारे क्या है, ये आपके नॉन वर्बल टेस्ट है। तो यहाँ पर पिक्चर होती है, वो पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर जो हमारा लाइक क्लाइंट होता है या फिर कह सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी में, सॉरी नहीं ये नहीं होता, मैं आपको ये एक्चुअली वो तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। ये आपका जैसे भाटिया बैटरी, लेकिन भाटिया टोटल इसमें 5 सब टेस्ट हैं। तो इसमें से 4 जो हैं लाइक कोर्स ब्लॉक, अलेक्जेंडर पोर्सलान टेस्ट, एंड आपका जो एक और है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। और लेकिन उसमें जो मेमोरी डिजिट और सिंबल वाला है ना, वो आपके वर्बल टेस्ट आ जाता है। कुल मिलाकर के आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाला जो टेस्ट होता है वही आपका, फिर भी जो भाटिया बैटरीज को हम परफॉर्मेंस टेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ जो आपने सुना होगा रेवल्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, वो भी आरपीएम, है ना। इसमें भी क्या होता है, बॉक्स वगैरह को मैच करना होता है, सिंबल को मैच करना होता है, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, तो फिर इसको कौन कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देते हो तो वो मैच करना होता है, ठीक। तो वो भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ठीक। उसके बाद अपोजिट स्कोरिंग अबव द एवरेज द सेम एज ग्रुप टेस्ट गेट्स हायर आईक्यू। तो इसको इस तरीके से बताया गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेवन का, जो हमने ऊपर बात करती है परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इसको कब डेवलप करा गया था, 1948 में, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये क्या है, एक नॉन वर्बल टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। मेजर ये अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि हमारी जो काल्पनिक जो सोच होती है, जो तर्क करने की क्षमता होती है, इसको मेजर करता है। जैसे सिलेक्टिंग द करेक्ट मिसिंग पैटर्न इन अ सीक्वेंस, वही जो मिसिंग पैटर्न होता है तो उसी को क्या करना होता है, वो ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं, फिर यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट होती है, फिर यही में से जो हमारा लाइक इस तरीके से बनाते हैं कि कौन किसको मैच कर रहा है, कौन किसको नहीं। तो इस तरीके से उसको सिलेक्ट करके हमें ऑप्शन पे क्लिक करना होता है इस तरीके से। और ये आपका कल्चर फेयर इन द सेंस की व्हाट, जहाँ पर वर्ड्स का यूज नहीं होता है, बस हमें इसके अकॉर्डिंग पैटर्न को मैच करना होता है, वही आपका कल्चर फेयर टेस्ट होता है। यूजफुल फॉर इलिटरेट इंडिविजुअल्स एज वेल, ये लिटरेट और इलिटरेट दोनों के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं और जो कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं। और कल्चर बायस टेस्ट कौन होते हैं, जहाँ पर वर्ड्स का यूज करते हैं, जहाँ पर शब्दों का यूज करते हैं। जो आपका टीएटी है ना, इसका जो इंडियन एडॉप्टेशन है वो उमा चौधरी द्वारा किया गया है। फिलहाल आपको इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस मैंने बता दिया थोड़ा जितना आपको जरूरत है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बस वही ना कि बुद्धि के प्रकार, इंडिविजुअल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है। तो इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है उसको गिवन टू 1 पर्सन एट अ टाइम, कि जब एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति को टेस्ट दिया जाए तो उसको
क्या कहते हैं इसको, इंडिविजुअल टेस्ट मानते हैं। इसमें जैसे आपका बिने सिमोन 1905 वाला जो टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बिने जो लुइस टर्मन ने डेवलप करा था, है ना। फिर वेस्लर का जो 1939 में वेस्लर एडल्ट टेस्ट है, इनका चिल्ड्रंस का भी है, बहुत सारे हैं। तो अगर देखा जाए पूरे टेस्ट में जितना भी ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला टेस्ट माना जाता है वर्बल के लिए। और ये क्या होते हैं, इससे हम डिटेल और एक्यूरेट आईक्यू लेवल का पता लगा सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल। अच्छा, कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं जो हम ग्रुप में लाइक 10, 15, 20, 25 लोगों के साथ में दे सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटेड टू द मेनी पीपल साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में जब हम मल्टीपल लोगों को देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वही हमारा आपका ग्रुप टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट होता है 1917 में जो डेवलप करा गया था, इसमें टाइम सेव होता है और ये इकोनॉमिक लाइक लो कॉस्ट होता है इसमें, है ना। मतलब पैसे की बचत होती है हमारी, लेकिन इससे लेस डिटेल ऑब्जर्वेशन होती है। और वर्बल टेस्ट क्या होता है, वर्बल टेस्ट होता है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हम शब्दों का यूज़ करते हैं, लाइक वोकैब्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग, है ना। तो वहाँ पर फिर उसके बाद नॉन वर्बल या फिर उसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको जैसे ऊपर बताया मैंने कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो 1938 में डेवलप करा गया था, इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, लिटरेट इलिटरेट सभी को हम कर सकते हैं, लाइक सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। और मेजर्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि हम काल्पनिक तरीके से कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे तर्क कर पा रहे हैं, उसकी जो क्षमता होती है इसको इसके थ्रू मेजर किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू क्या है, कि अर्लियर रेशियो आईक्यू एम अपॉन सी इंटू 100 इसको इंट्रोड्यूस करा गया। नाउ डेविएशन आईक्यू, ये एक स्टैटिकल कंपैरिजन है। तो ये डेविएशन आईक्यू का जो फॉर्मूला था ये वेस्लर ने इंट्रोड्यूस करा था। तो आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आई मीन इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जो टेस्ट करते हैं ना, क्लिनिक वगैरह, तो वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, उसका जब इवेल्युएशन करते हैं किसी भी क्लाइंट का। फिर मॉडर्न टेस्ट कंपेयर एन इंडिविजुअल स्कोर विद एवरेज स्कोर ऑफ द सेम एज ग्रुप, मतलब अब आईक्यू क्या करते हैं, आयु समूह के औसत से तुलना करके निकाला जाता है। तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्लीज आप इसको अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू लेवल मतलब सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से दी है। तो यहाँ पर जैसे किसी का अगर आईक्यू स्कोर 140 प्लस है तो उसको गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, है ना, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे। जिसका 120 से 139 हो तो सुपीरियर सीएस की कैटेगरी में आता है। मोस्टली जो आईक्यू पाया जाता है जो सुपीरियर होते हैं ना, वो 120 से 139, ये तो बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है। फिर और जो एक सबसे जो ज़्यादा पाई जाती है हमारे में आप में ना, वो 90 to 109 यही आईक्यू स्कोर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर वो बताती हूँ ना, जो हमारा एनपीसी होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है ना, वो क्या करता है, वो इस तरीके से एवरेज डेटा निकालने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। एक मिनट में फिर से बनाती हूँ इसको। इस तरीके से, ठीक। तो इसमें हम लोग जो यहाँ पर आज जो डेटा लाई करता है या फिर जो डेटा आता है वही बेसिकली वो एवरेज निकल के आता है। तो बेसिकली जो पाया जाता है ना 90 से 109 इसी वाली कैटेगरी में आते हैं। यहीं पर आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों यहीं पर आता है। तो इस तरीके से ये हमारा बनता है टेस्ट, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्या है, बिलो 70, वही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे होते हैं, या फिर डिसेबिलिटी नहीं कह सकते, बट हाँ उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। तो बिल्कुल इन्हीं की मेजरमेंट करने के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने उस टेस्ट को क्या करा था, जो बिने सिमोन का टेस्ट है ना, अल्फ्रेड बिने का, वो स्टार्ट करा था 1905 में, कि हम गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब ये जो बिलो 70 है ना, जो इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, उसको मेजर करने के लिए उन्होंने उस टेस्ट की शुरुआत करी थी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब एक अच्छे बौद्धिक परीक्षण की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसमें क्या कि वो वैलिडिटी हो। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, कि वो अगर वो आईक्यू को मापने वाला टेस्ट है तो वो आईक्यू मेजरमेंट करे, ना कि पर्सनालिटी। अगर पर्सनालिटी मेजरमेंट करने वाला टेस्ट है तो वो आईक्यू टेस्ट नहीं कर सकता। अगर जो काम टीएटी, रोरसाक, ये पर्सनालिटी के टेस्ट है वो करें तो वहां पर वेस्लर और बिने सिमोन का टेस्ट नहीं काम आएगा। तो वही कि जिसके लिए जो बनाया गया है वो वही मेजर करे, वो आपकी वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी होती है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। कंसिस्टेंसी, वो टेस्ट अगर वो मेरे पे अप्लाई होता है, मेरे भाई बहन पे होता है, मेरे पड़ोसियों को होता है, मेरे गांव वालों को, या फिर वो आपके ऊपर हो रहा है, चाहे आप बिहार से हैं चाहे आप
यूपी से हैं, तो सबके लिए वो वही निकल के आए, वो तो ठीक है। बट अगर जैसे इस टेस्ट को आज कौन सा डे है, आज मैं आपको बताती हूँ, आज आपका सैटरडे है, और इस टेस्ट को मैं 2 हफ्ते बाद जब फिर सैटरडे को मेजर करती हूँ, तो बिल्कुल जो आज का रिजल्ट आया वही सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है, निष्पक्षता, वही की ऑब्जेक्टिविटी, कि सबके लिए सेम तरीके से उसका लाइक जो मैनुअल होता है ना, जो उसके स्कोर निकल के आए सबके लिए इक्वल हो। स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल, कि हम उसको जनरलाइज कर पाए, है ना, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। उसके बाद नॉर्म्स, मतलब एक एक क्राइटेरिया बने कि इतने से इतना लाइक एज ग्रुप वगैरह डिसाइड हो, कितने से इतना, इतने बच्चों के ऊपर, लाइक इस एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें एक अच्छे इंटेलिजेंस टेस्ट में या फिर एक अच्छे बौद्धिक परीक्षण में होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो परफेक्ट है ना। तो कुछ लिमिटेशंस हमारे अंदर भी, आपके अंदर, हर किसी के अंदर होती है। तो वैसे हर एक टेस्ट थियरी सबके अंदर होती है। तो ये कल्चर बायस कई बार देखने को, मतलब कल्चर फ्री नहीं हो पाता है। फिर डज नॉट मेजर क्रिएटिविटी फुली, मतलब फुली तरीके से, बिल्कुल हर टेस्ट का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। फिर अगला इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सक्लूडेड। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वो हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं मेजर करते हैं, बट उसमें भी है। मैं आपको बताते, जो मेयर्स एंड सैलवी ने इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम दिया था, तो MIC है ना, मेयर सैलवी ऐसे करके उनका एक टेस्ट है, वो इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। बट अगर देखा जाए फॉर्मली ये सारे, तो ये सारे नहीं यूज करते हैं। फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, कई बार इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की पूरी क्षमता को नहीं माप सकते, बिल्कुल पर्सनालिटी को नहीं मेजर किया जा सकता इसके थ्रू। और जो वहीं पर पर्सनालिटी टेस्ट है वो IQ लेवल को नहीं मेजर कर सकता, इंटेलिजेंस को नहीं मेजर कर सकता। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस है, बावजूद इसके भी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फाइनली हम इसका अगर समरी बनाते हैं तो क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट मेजरिंग IQ, इट इज अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव पोटेंशियल साइंटिफिकली, कि यह हमारे मानसिक क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में हमारी सहायता करता है। ठीक, तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो आज के मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए या फिर होता है, और ये डायनेमिक में परिवर्तनशील टाइम के साथ। एक आपने वर्ड सुना जीस्ट गाइस, है ना, इसका मतलब कि टाइम टू टाइम हम चेंज होते रहते हैं। इसलिए उसमें कहा जाता है कि जो IQ लेवल का जो टेस्ट, IQ मेजरमेंट के लिए जो टेस्ट बनाते हैं, उसको हर 30 साल पे उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। तो डायनेमिक होना चाहिए, साथ साथ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे इंटेलिजेंस टेस्ट में, और तभी एक अच्छे से असेसमेंट इंटेलिजेंस का हम कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आए। गाइज प्लीज़, जहाँ पे नहीं आएगा आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो अपडेट्स हम आपको देते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।